The date of issue of notification for the first phase 5th of November. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो जिसका इंतजार था वो उसकी घड़ी आ गई है और चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। 1 दिसंबर को पहले दौर की वोटिंग होगी, 5 दिसंबर को दूसरे दौर की वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ साथ चुनाव परिणाम आएंगे। ये चुनाव इस लिहाज से सभी पार्टियों के लिए यानी बीजेपी, कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि 2023 अगला जो साल होगा वो चुनावी साल होगा लोकसभा चुनाव के संदर्भ में। और ऐसे में अगर गुजरात और हिमाचल दोनों जगह कांग्रेस जीत जाती है तो कांग्रेस बल्ले बल्ले हो जाएगी। 2023 चुनावी साल में वो नए जोश के साथ प्रवेश करेगी, भारत जोड़ो यात्रा और ज्यादा मकबूलियत हासिल करेगी, राहुल गांधी की छवि और ज्यादा चमकी। लेकिन अगर कांग्रेस दोनों जगह हार जाती है तो भारत जोड़ो यात्रा पर विपरीत असर पड़ेगा, आम आदमी पार्टी का थोड़ा वर्चस्व और बढ़ेगा और बीजेपी को 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने का यकीन और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर हिमाचल और गुजरात दोनों जगह बीजेपी जीतती है तो स्वाभाविक है कि अगले साल 2023 यानी चुनावी साल में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर भी संभवतः, तेलंगाना, वहां के जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी बीजेपी का परचम थोड़ा और लहरा सकता है। इन चुनाव का कुछ असर वहां पड़ सकता है, ये बात मोटे तौर पर कही जा रही है। लेकिन गुजरात में होगा क्या? पहला नतीजा, 3 तरह के नतीजे सामने आ सकते हैं। पहला, बीजेपी अपने हिसाब से बहुमत हासिल कर ले। पिछली बार 92 चाहिए बहुमत के लिए, पिछली बार 99 थे, इस बार 105 हो जाए, 115 हो जाए, 110 हो जाए, 112 हो जाए। दूसरे तीसरे नंबर पर कौन आता है इसमें किसी की कोई दिलचस्पी रहेगी नहीं सिवाय दोनों पार्टियों की। दूसरा चुनावी परिणाम ये हो सकता है कि 92 के जादुई आंकड़े को छूने में बीजेपी कामयाब नहीं हो, यानी त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बने लेकिन बीजेपी सब इधर उधर से जुगाड़ करके सरकार बना ले। तीसरा ये हो सकता है कि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बने, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक हो जाएं और वो मिलकर सरकार बनाए। आप कहेंगे ये दूर की कौड़ी है, लेकिन राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। तो मोटे तौर पर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि संभावित चुनाव परिणाम आज की तारीख में क्या हो सकता है और क्यों हो सकता है। पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की पक्ष में ये चीजें जाती हैं कि नई पार्टी है, पहली बार वो भाग्य आजमा रही है, कोई पैकेज नहीं है उसके ऊपर, यानी कोई पुराना वादा किया जो निभाया नहीं, ऐसे किसी चीज का वो शिकार नहीं है। फिर वो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, पंजाब मॉडल और दिल्ली मॉडल के बहाने सामने रख रही है और लोग यकीन भी करेंगे कि भाई आप दिल्ली में और पंजाब में मुफ्त बिजली पानी दे सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं दे सकते, महिलाओं को 1000 रुपया दे सकते हैं या बसों में मुफ्त यात्रा करवा सकते हैं तो गुजरात में क्यों नहीं करवा सकते। ये चीजें जाती हैं आम आदमी पार्टी के पक्ष में। और फिर हिंदुत्ववादी पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाता है, भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम का नारा लगाते हैं। अरविंद केजरीवाल खुद को वो हनुमान भक्त बताते हैं, फिर ये भी कह चुके कि मैं जन्माष्टमी में पैदा हुआ था, कंस का वध करने के लिए आया हूँ। फिर वो राष्ट्रवादी पार्टी भी है, राष्ट्रवाद भी कूट कूट कर भरा हुआ है। वो तो कह चुके हैं मैं कट्टर राष्ट्रवादी हूँ, कट्टर हिंदूवादी हूँ। तिरंगा यात्राएं निकालते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, धारा 370 हटाए जाने का समर्थन किया था, आदि आदि आदि। लेकिन माइनस पॉइंट क्या है आम आदमी पार्टी के साथ? माइनस पॉइंट ये है कि नई पार्टी है तो संगठन नहीं है, बूथ लेवल पर मैनेजमेंट नहीं है, 182 ऐसे उम्मीदवार नहीं है जिनको वो टिकट दे सके। एक और है कि गुजरात के अंदर कुछ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही ट्रेडिशनल रूप में मुकाबला होता रहा है और गुजरात की जनता किसी तीसरी पार्टी पर आसानी से यकीन नहीं कर सकती है, नहीं करती रही है, चाहे शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी बनाई हो, चाहे केशु भाई पटेल ने बनाई हो। तो मोटे तौर पर कमिटेड वोटर है गुजरात का 36% बीजेपी के पास, मोटे तौर पर 35-36% कांग्रेस के पास, बाकी दाएं बाएं और कुछ फैंसेटर। तो ऐसे में वो आम आदमी पार्टी पर क्यों यकीन करेगा, ये भी आम आदमी पार्टी के पास संकट है। एक और बात है कि गुजरात के अंदर
जब हिंदुओं को लगेगा कि हमारे पास बीजेपी जैसी हिंदूवादी पार्टी है, बीजेपी जैसी राष्ट्रवादी पार्टी है, तो फिर आम आदमी पार्टी को क्यों दिया जाए वोट? आखिर एक हिंदूवादी पार्टी को बदलकर दूसरी हिंदूवादी पार्टी लाने से क्या फायदा हो जाए? बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के साथ प्लस पॉइंट तो बहुत सारे हैं कि 27 साल से सत्ता में है, डबल इंजन है, नरेंद्र मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, 8 मंत्री केंद्र में हैं, गुजरात के लिए कुछ विकास की योजनाएं चलती रहती हैं, हिंदूवादी पार्टी है, ट्राइड एंड टेस्टेड है और राष्ट्रवादी पार्टी है, गुजराती अस्मिता का ध्यान रखती है, गुजरात की जनता का बड़ा भला चाहते हैं नरेंद्र मोदी। 1.5 लाख करोड़ की परियोजना वेदांता ग्रुप की महाराष्ट्र से उठाकर गुजरात ले आए, 22,000 करोड़ की हवाई जहाज बनाने की का कारखाना भी वो महाराष्ट्र से उठाकर बड़ौदा ले आए और रोजगार का ध्यान रखते हैं। तमाम चीज़ें ये जाती हैं बीजेपी के हक में। लेकिन बीजेपी कहाँ कमज़ोर होती है कि बीजेपी कमज़ोर यहाँ होती है 27 साल से है, एंटी इनकम्बेंसी एक स्वाभाविक कारण हो जाता है। 27 साल की राज्य सरकारों की एंटी इनकम्बेंसी, 8 साल की केंद्र सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, एक फैटीग फैक्टर होता है, एक बदलाव वोटर चाहता है, एक वोटरों को लगता है कि हमने तो किसी और पार्टी को आजमाया नहीं, तो क्या इस बार कोई नई पार्टी को आजमाने का मौका है। बहुत सारे वादे बीजेपी ने पहले किए, वो पूरे नहीं हुए। मोरबी की घटना घट गई जिसके पीछे बहुत सारी कहानियां सामने आ रही हैं। इससे भी कुछ फेंस सीटर वोटर बिगड़ सकता है। एंटी इनकम्बेंसी दूर करने के लिए बीजेपी के पास धर्म संकट है कि 25% विधायकों का वोट काटे या 50% विधायकों का वोट काटे। एक संकट ये है कि इतने सारे कांग्रेस के नेता भर लिए, इतने विधायकों को वो कांग्रेस से तोड़ कर ले आए कि अब उनके पास अपने उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए जगह नहीं बची है या कम जगह बची है और उम्मीदवारों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। एक और कारण है कि अभी जैसे आम आदमी पार्टी के साथ विवाद हुआ कि उनके जो एक मंत्री थे, दलित मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, जिन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई दलितों का, जिसका बीजेपी ने बढ़ चढ़कर विरोध किया और केजरीवाल का विरोध किया। लेकिन इससे कोई उदारवादी हिंदू है वो कुछ नाराज़ हो सकता है। फिर गुजरात में 8-9% जो दलित है वो नाराज़ हो सकता है। उनकी नाराज़गी कहीं भारी ना पड़ जाए, क्योंकि वैसे भी आदिवासी बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट नहीं देते, मुसलमान ना के बराबर वोट देते हैं और दलित भी छिटक गए और पटेलों में से भी एक वर्ग छिटक गया, तो फिर बीजेपी की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी है, महंगाई है, बेकारी है, युवाओं में बढ़ता हुआ गुस्सा है, आक्रोश है और इसको जिस ढंग से केजरीवाल भुनाने की कोशिश कर रहे हैं वो सब बीजेपी के लिए चिंता की बात है। और आम आदमी पार्टी अभी शहरों में भी घुस रही है, गांव में भी घुस रही है, नई नई पार्टी है। कांग्रेस गांव में मजबूत है, शहरों में कमजोर है। बीजेपी शहरी पार्टी तक ही सीमित हो गई है, ऐसा कुछ लोग कहने लगे हैं। इस नैरेटिव को बीजेपी बदलना चाहती है कि वो 5 शहरों की पार्टी नहीं है। यानी कि पिछली बार भी जो 99 सीटें जीती थी, इसमें से 38 सीटें तो अकेले 4 शहर, अहमदाबाद है, सूरत है, बड़ौदा है और राजकोट है, वहाँ से जीती थी। तो उस चीज़ को भी बदलना है अगर लंबे समय तक बीजेपी को सत्ता में रहना है। बीजेपी के सामने एक संकट ये है कि अगर बीजेपी चुनाव हार गई तो बहुत सी पुरानी फाइलें खुलेंगी, पुराने राज खुलेंगे और ये राज बीजेपी को 2024 में लोकसभा चुनाव में तंग कर सकते हैं। इसलिए भी बीजेपी को किसी भी सूरत में चुनाव जीतना है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का 36% कमिटेड वोटर है, पुरानी पार्टी है, हिंदू, मुसलमान, दलित, आदिवासी सबके बीच में उनका दखल रहा है। हिंदू भी वोट देता रहा है, नहीं तो 36% ऐसे वोट तो मिल नहीं सकता था कांग्रेस को। कांग्रेस में लेकिन खेमेबाजी है, धड़ेबाजी है। अहमद पटेल के निधन के बाद पहली बार ऐसा विधानसभा चुनाव हो रहा है। अशोक गहलोत को जिम्मेदारी सौंपी गई है, रघु शर्मा को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुछ कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को लगता है कि बाहर के नेता थोप दिए जा रहे हैं और राहुल गांधी का सहारा उनको उस रूप में नहीं मिल पा रहा जो 2017 में मिला था, क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए हैं। कांग्रेस के पास बड़े नेता नहीं है, पैसा नहीं है, पैसे की कमी है। जितना पैसा बीजेपी के पास है, जितना पैसा आम आदमी पार्टी के पास है, उसकी तुलना में कांग्रेस के पास बहुत कम पैसा है। कांग्रेस के एक नेता से मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि बिस्लरी की बोतल लायक पानी
लायक जुटाने लायक पैसा नहीं बचा है पार्टी के पास जब बड़े सम्मेलन होते हैं। तो यहाँ तक उन्होंने ये बात कही थी। नरेश पटेल को वो साथ में रखना चाह रहे थे। नरेश पटेल कोडरधाम के मुखिया हैं, कड़वा पटेलों के बहुत बड़े नेता हैं, ब्रास का बहुत बड़ा उद्योग है। वो अगर पार्टी में आ जाते तो मुख्यमंत्री पद का एक चेहरा भी सामने आ जाता और पैसा भी वो खर्च कर देते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो कांग्रेस के सामने ये कुछ दिक्कतें हैं। हालांकि जो बीजेपी का विरोधी वोटर है वो कांग्रेस को वोट देता रहा है और इस बार भी बड़ी संख्या में वो कांग्रेस को ही वोट देगा, क्योंकि आसानी से वो आम आदमी पार्टी पर यकीन नहीं कर पाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि वो आधा कांग्रेस में बढ़ जाएगा, आधा आम आदमी पार्टी में बढ़ जाएगा। कांग्रेस को लगता है कि शहर का वोट बीजेपी का काटेगी आम आदमी पार्टी, जिससे शहर की कुछ सीटें कांग्रेस के हिस्से में आ सकती हैं और या बीजेपी के हिस्से से निकल सकती हैं। भले ही वो आम आदमी पार्टी की गोद में चली जाए, लेकिन बीजेपी को नुकसान हो सकता है और इसके कारण परोक्ष रूप से कांग्रेस को फायदा हो सकता है। लेकिन कांग्रेस को अपने गांव भी बचाने हैं। वहां भी आम आदमी पार्टी अगर शहरों में बीजेपी का वोट काट सकती है तो शहर गांव के अंदर वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस का भी वोट काट सकती है। आम आदमी पार्टी के पास इन चुनाव में खोने के लिए कुछ नहीं है, बीजेपी के पास खोने के लिए सब कुछ है। आम आदमी के पास खोने के लिए इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि उनको सिर्फ 6% वोट हासिल करना है और उसके बाद वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। और दूसरे नंबर पर आती है तो बहुत अच्छा, अगर तीसरे नंबर पर भी आई और कांग्रेस के बहुत नजदीकी मुकाबला किया कांग्रेस के साथ, तो भी आम आदमी पार्टी अपना सर उठाकर इस चुनाव के नतीजों के समय में टेलीविजन चैनलों में अपने आप को पेश कर पाएगी। तो कुल मिलाकर देखना दिलचस्प रहेगा। हालांकि अब आप कहेंगे कि मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूं, तो मेरे को क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो आपस की लड़ाई है उसके चक्कर में बीजेपी चुनाव निकाल ले जाएगी। हो सकता है कि 110 सीटें मिले, 105 मिले, कुछ लोग कह रहे हैं 115 मिले, हो सकता है 99 मिले, हो सकता है 95 मिले, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को परास्त करके बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आएगी। ऐसा मेरा आंकड़ा है। हो सकता है मैं गलत साबित हूं, लेकिन ऐसा मुझे लगता है, जो मैं ईमानदारी से आपके सामने अपनी राय रख रहा हूं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।